हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपना एक बहुत ही पुराने फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड आप बोल लें, कॉलेज फ्रेंड बोल लें, साथ में हम लोग तैयारी भी करते थे, वो भी फ्रेंड बोल लें, और आज ये जॉब कर रहा है एसएससी का। तो ये आपको गाइड करने वाला है कि किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से देखिए। और ये मेरा पहला इंटरव्यू वाला वीडियो है और ये मैं अपने फ्रेंड का ही ले रहा हूँ, और मैंने प्रॉमिस भी किया था और आज ये प्रॉमिस निभा रहा है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन मैं अपने चैनल पे इंटरव्यू लूंगा, ठीक है। और ये वही हुआ है, आज ये मौका मिला है मुझे। तो चलिए आज मिलते हैं हम लोग। तो वेलकम शुभम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एसएससी क्रैकर्स के व्यूअर्स को मैं हेलो बोलना चाहूँगा। शुभम कीर्ति है, मैं CHSL 2016 सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और CGL 2017 सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, जो कि मुझे अभी टैक्स असिस्टेंट इन CBDT मिला है। और मैं करेंटली डेवलपमेंट कमिश्नरेट MSME में मैं अभी कार्यरत हूँ। तो कैसा लग रहा है, मतलब जॉब करके कैसा लग रहा है, मतलब चेंजेस क्या आया? जॉब करके बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। पहले स्टूडेंट लाइफ में आप आ जाते हो, उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है, फिर सैलरी भी भगवान की कृपा से आने लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अभी क्या है ना कि जब स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसको लगता है कि जॉब हो जाए, बस जॉब हो जाए, जॉब हो जाए। और जब जॉब हो जाता है तो कैसी फीलिंग आती है, दोनों देखे हो गया? देखिए, ऑब्जेक्टिव तो सभी का सारे एस्पिरेंट्स का रहता है कि हाँ, कैसे भी करके मेरी एक जॉब लग जाए, अच्छी से सैलरी आने लग जाए, एक सोशल रिकॉग्निशन मिले हमें लाइफ में, प्रोफेशनल करियर बने, हमारा अच्छा करियर ग्राफ ऊपर उठे, फिर प्रमोशन मिले। जॉब लगने के बाद में लोग प्रमोशनल एस्पेक्ट देखने लगते हैं कि किस जॉब का प्रमोशनल एस्पेक्ट कैसा है, उसके हिसाब से लोग चीज़ें प्लान करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताया जाए कि एसएससी CHSL को इस बार, क्योंकि मेरे चैनल पे जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं अधिकतर बच्चे SSC CHSL वाले हैं और उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। तो इस वक्त क्या बेस्ट रहना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जिससे स्टूडेंट का पढ़ाई छूटे नहीं? क्या उनको वापस से जीरो से स्टार्ट करना चाहिए या उनको मॉक टेस्ट देना चाहिए? किस तरीके से टैकल करना चाहिए? देखिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना ये आपके हाथ की चीज़ें नहीं हैं। अगर एग्ज़ाम की डेट अगर पोस्टपोन हो रही है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो आपके बस की बात है वो तैयारी करना, मॉक टेस्ट लगाना, आप अपने हिसाब से जो चीज़ें जो फॉलो कर रहे हैं। आप अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या फिर आप अगर कुछ अपना स्ट्रॉन्ग जो भी आपका वीक पोर्शन है आप उसको अगर स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, बशर्ते आप बस इस जो आपको जो लॉकडाउन पीरियड मिला हुआ है या फिर जो अभी एग्ज़ाम का जो पोस्टपोन जिस भी कारण से हो रहा है, अभी कोविड-19 का पैंडेमिक के कारण हो रहा है, तो जिस भी कारण से आपका एग्जामिनेशन अगर पोस्टपोन हो रहा है तो आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए, इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। आप अगर आइडल बैठे रहिएगा तो उससे आपके स्किल्स जो है वो डेवलप सही से नहीं होंगे। आप मे बी हो जाता है कि अगर आप एक ही चीज़ अगर बार बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अगर उबाऊ, हाँ, बोरिंग हो जाता है, बोरिंग लगने लगता है कि मतलब वापस से वही चीज पढ़ना है। हम लोग तो याद है कि 17 का जब एग्जाम था तो मतलब कितना लंबा टाइम। सबसे पहली बात तो ये भी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ कि ये आज हम लोग उसी रूम में बैठे हैं जहाँ पे हम लोग साथ में, मैं और आपके रोशन सर सब लोग साथ में बैठ कर तैयारी किया करते थे। तो थोड़ा भी डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम का डेट अगर पोस्टपोन हो रहा है तो आपके बस की जो बात है वो आप बस करते रहिए, फोकस्ड रहिए। अच्छा, एक चीज़ और कि सबसे पहले तो लोग मैथ्स को लेकर परेशान हो जाते हैं, जीके को लेकर हो जाते हैं। मेरा अपना मानना है क्या कि अगर मैथ्स को अच्छा करना है तो ये तभी होगा कि पहले एक बार चैप्टर वाइज बना लें। हम लोग भी तो वही करते थे कि पहले एक बार चैप्टर वाइज बना लिए, उसके बाद मॉक पे मॉक दे रहे हैं। अब ये नहीं, अब लोगों का क्या कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट कर ले, पहले हर एक सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसके बाद जाके मॉक दें। ये क्या है, ये समझाओ थोड़ा सा। देखिए, ये बेसिकली क्या है ना कि हम सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं भी स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, ये भी स्टूडेंट कभी रहे हुए हैं, आप भी स्टूडेंट्स हैं। हम सभी एक ही फेज से हम लोग गुजरते हैं। पहले सभी की ये मेंटलिटी रहती है कि हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर एंड तक जब तक हम लोग ख़त्म नहीं करें तब तक हमारा सिलेबस कवर अप नहीं होगा। हम लोग यही सोचते हैं कि जब तक हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक हम लोग पूरा चैप्टर वाइज नहीं बनाएंगे तब तक हमें मॉक नहीं लगाने आएगा, या फिर मतलब हमारा जब तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है, स्कोर मतलब कम आने लगता है तो लगता है नहीं पहले चैप्टर कंप्लीट कर लें। तो ये चीज़ें करने से बचनी है। एक्चुअली क्या है कि आपका CGL हो या फिर CHSL, इसमें मैथ्स कहाँ तक पूछते हैं, यहाँ पे क्लास 10 तक ही तो उसमें आपको सारी चीज़ें आपको आती हैं। बस कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, जो थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे, या फिर
कुछ ट्रिकी होंगे, कुछ उसमें स्पेशल कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, तो आपके 70 to 80% क्वेश्चन सारे बनने वाले होते हैं। बाकी रेस्ट क्वेश्चन को आप अगर छोड़ दिया जाए तो वो तो आपके किसी भी, आप कितने भी चैप्टर वाइज आप लगा लें, कितने भी अच्छे मॉक्स बना लें, तो उसमें आपके 15 से 20% आपके जो ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो हर एक मॉक पे रह जाएंगे, छूटेंगे भी एकदम, ड्यू टू अगर आपका या तो टाइम ही खत्म हो जाए या फिर आपको मान लीजिए वो स्किल ही, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा हो, उसका क्वेश्चन क्या क्या कहना चाह रहा है। तो बस चीज़ें यही होती है और ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। अब मुझे मालूम है कि स्टूडेंट क्या सोच रहे होंगे कि सर आप सर से पूछिए कि रीजनिंग के पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं कि रीजनिंग के लिए क्या, मेरे हिसाब से एसएससी के रीजनिंग को अगर हमको क्रैक करना है, उसमें हमको 25 आउट ऑफ 25 लाना है, तो उसके लिए क्या कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है या उसको कैसे हम अच्छा करें, उसके लिए एक छोटा सा बता दीजिए कि मतलब कैसे क्या करना है रीजनिंग के लिए, बेस्ट उपाय क्या है। रीजनिंग के लिए बुक्स पढ़ने की ज़रूरत, आप देखिए अगर ऐसे देखा जाए तो हम लोग बचपन से ही देखते हैं कि आप जैसे कि एनालॉगी होती है, आप लोग पढ़ते होंगे एनालॉगी पढ़ते होंगे, या फिर हम लोग छोटे छोटे रीजनिंग ऐसे हम लोग डेली लाइफ में ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन आप अब अगर इसको अगर क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन कोई अगर पूछ देता है तो उसके लिए लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि अरे ये क्या पूछ दिया, या फिर कोई भी अगर फिगर डायग्राम है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम लोग पहले भी हम लोग बना चुके होते हैं, बस लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि हाँ इसमें कुछ नया पूछ दिया है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से हम लोग इतने तो पढ़ के आ चुके हैं कि रीजनिंग के लिए कुछ भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप क्वेश्चंस जितने सारे बनाएं, प्रीवियस ईयर हो या फिर आपको कहीं से भी आपको मॉक्स वगैरह में भी अगर मिल रहे होंगे, आपको इतने सारे तो मॉक्स अवेलेबल हैं, केडी कैंपस हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं। अच्छा, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर के 50 मॉक टेस्ट को भी अच्छे से बनाकर अगर एनालिसिस कर लिए, हमको नहीं लगता है कि इसके अलावा मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। अब वो जो प्रैक्टिस है वो मॉक से भी हो जाएगा क्या। अब रीजनिंग का है कि 50 प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ, उसको हम लोगों ने बनाया, बस हाँ उसमें स्पीड कैसे लाएं उस पर हमको काम करना है कि नहीं, उस पे काम करना है। तो यही चीज़ है कि ये चीज़ रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर मैं गाइड करता हूँ कि भाई तुम प्रीवियस ईयर पढ़ लो, वहाँ 50 बना लो, बस इतना अगर हो गया बात खत्म है कि नहीं। बिल्कुल। इसके लिए कोई अलग से बुक या हमको उसके लिए कुछ मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं कुछ। देखिए गाइस, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर जो होता है ये आपका रोड मैप तैयार करके आपको देता है। हाँ, क्वेश्चंस चेंज होते हैं लेकिन पैटर्न तो वही रहता है ना, तो इसके लिए हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग प्रीवियस ईयर को फॉलो करें तो आपका 70% तो प्रिपरेशन वहीं से हो जाता है। हाँ, 70% से काम चलता नहीं है, आपको 30% के लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 70% में आपको मे भी मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन पोस्ट कैसे डिसाइड होगा। पोस्ट तो बाकी 30% के लिए ही, जिसमें आप 30% में, बाकी 30% में जितने भी आप अच्छे स्कोर करेंगे, आपका पोस्ट वहीं से डिसाइड होगा फिर। ठीक है, अब मैथ्स के लिए कैसे तैयारी किया जाए, मतलब कैसे किया आपने। मैथ्स के लिए तो मैं मॉक टेस्ट ही बनाता था, और एक ही मॉक टेस्ट नहीं, मतलब 3-4 आप अपना मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 3-4 मॉक टेस्ट का, डिफरेंट आप डेली बनाया कीजिए। वही यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि डेली मॉक टेस्ट बनाना का ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेंस के लिए, अच्छा एक बात बताइए, सीजीएल टियर 2 के मेंस का कितना मॉक आपने बनाया होगा, सच एक्चुअली मुझे याद नहीं है फिर भी होगा ना, मतलब कितना बनाया है, मतलब फिर भी अराउंड 50, 100, 200, अराउंड 100 प्लस, गॉट इट, 100 प्लस। मुझे मालूम है कि मेरे से भी ज्यादा इसने मॉक टेस्ट बनाया था। ठीक है, मैं एक्चुअली चैप्टर, मुझे याद है कि मैं कोई भी ऐसा दिन मैं मिस नहीं करता था। और ये के लिए इंग्लिश और मैथ्स के मैं दोनों ही नहीं बनाया। ये पॉइंट नोट करने वाली है कि जहां मेंस का एग्जाम में 5 महीना 4 महीना का गैप हो गया, 4 महीने का मतलब 120 दिन, और कोई ऐसा सिंगल दिन नहीं था जिस दिन मॉक टेस्ट न बनाया गया हो। तो इसीलिए मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट सिर्फ मॉक टेस्ट बनाकर और उसके एनालिसिस को कर मतलब एक फीलिंग जो आती है, वो कॉन्फिडेंस तो जगता है ना कि हाँ मतलब कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं, है कि नहीं। देखिए, आप एनालिसिस करते हैं, आपके मार्क्स अगर कम अगर आ रहे हैं, आप एनालिसिस करते हैं उन चीज़ों का, धीरे धीरे ये मार्क्स जो बढ़ने वाली जो होती है ये ग्रेजुअली होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अगर आज 100 मार्क्स है, कल शूटअप हो गया 180 190 हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत दिन में आता है, ये आपको करीब रिगरस प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो तब जाके ये चीज़ होता है।
तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होने लगेगा कि जब चीज़ें एक ही क्वेश्चन जब सामने जब पहले फर्स्ट टाइम जब आती है, अगर कोई टफ क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट टाइम अगर आता है तो आप थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि अरे ये कैसे बनेगा। आप एक दो बार अगर उस चीज़ से अगर अवेयर हो जाते हैं तो धीरे धीरे आप उससे बेहतर क्वेश्चन भी आप इजीली टैकल कर सकते हैं। तो बस प्रैक्टिस। अच्छा, एक चीज़ और, मॉक टेस्ट में अगर प्रीवियस ईयर का किसी ने मॉक टेस्ट बनाया, वहाँ आ गया 160 170, लोगों को लगता है कि वाह अपना तो तैयारी है, और जैसे ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट बनाया वहाँ आ गया 120, फिर डिप्रेशन, सर मुझे ये नहीं आता सर। मतलब इसको कैसे टैकल किया जाए? इसमें माइंड क्या होना चाहिए, माइंड किस तरीके से हमको अपने आप को पुश करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? देखिए, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं स्टूडेंट्स को मैं ये बात कन्वे करना चाहता हूँ कि आपके अगर प्रीवियस ईयर बनाने से अगर आपके मार्क्स अगर 180 190 अगर आते हैं तो ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। और अदर प्लेटफॉर्म अदर मॉक टेस्ट आप जो जनरल मॉक जैसे KT कैंपस हो गया या फिर टेक्स्ट बुक ग्रेड अप, ये सब में आपके अगर 120 130 आते हैं तो इसमें डिप्रेस होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका काम है कि आपको डेली मॉक बनाना है, आपका काम ये होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं उसका आपको एनालिसिस करना है। मार्क्स जो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, आपको इस पे ध्यान देना है कि अगर मार्क्स आज बढ़ गए तो कल घटा क्यों। आपको बेसिकली ध्यान इस पे देना है। कुछ एक फैक्टर्स हो सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी में डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होते हैं, किसी मॉक के डिफ़िकल्टी लेवल कम होते हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन हमारी तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए कि आपको एक सैचुरेशन लेवल गेन करना है कि अगर एक अपना बेंचमार्क आपने अपना अगर सेट कर लिया हुआ है कि अगर मुझे आज मैंने सेट अगर बनाया है तो मेरे 140 मार्क्स आए हैं तो कल मेरे मार्क्स भी 140 प्लस ही आने चाहिए। ये नहीं कि आपके 140 हैं तो अच्छा आज 140 आया कल मैं 190 ला के दिखाऊंगा। 190 आ जाए अच्छी बात है, लेकिन 140 से कम नहीं आने चाहिए। तो वैसे बेसिकली ये अपना अपना सोचना है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आप अपना बेहतर देख लो कि हाँ आपका क्या, आपके हिसाब से क्या, अगर मेरे हिसाब से ये चीज़ सही लगती है मुझे। यही चीज़ सही है भी। एक बेंच मार्क हो गया, उस बेंच मार्क के हमको नीचे नहीं जाना है, हमको उसमें 0.25 भी इंक्रीज ही करना है, बट हमको डिक्रीज नहीं करना है। और अब बात आती है तो मैथ्स के लिए एक्चुअली मैंने सबको यही बोल रखा है कि पहले आप चैप्टर वाइज एक बार बना के, ठीक है ना, अभी तक तो बना लिए होंगे मेरे हिसाब से, कितना एग्जाम जा रहा है, और उसमें जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस डेली करना है, ठीक है ना, उसका प्रैक्टिस करते रहना टाइम टू टाइम, और मॉक टेस्ट बस एक मैथ्स का देते रहना है। इसके अलावा हमको नहीं लगता है कि कुछ करने की जरूरत है। अपना CHSL का एग्जाम है, कोई Tier 2 का एग्जाम थोड़ी ना है कि अब बैठ कर पूरा मैथ्स बनाए जा रहे हैं, CHSL क्रैक करना है। तो अब बात आती है इंग्लिश की। अब इंग्लिश में वोकैब हो गया, तो वोकैब के लिए आपने क्या किया? देखिए, मैं वोकैब के लिए तो मैं पेपर पढ़ता था। पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर पढ़ने में आपको बहुत सारे ऐसे, स्टार्टिंग में आपको 20 डेज 25 डेज एक मंथ तक आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड हो जाएंगे, ढेर हो जाएगा वर्ड का, कि आपको स्टैक पूरा बन जाएगा कि हाँ कितने सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं, कितने सारे नहीं करने हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ आप अगर पेपर में बेसिकली यही चीज़ अच्छी होती है कि वो एक वर्ड अगर यूज़ करते हैं ना तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को हमेशा आगे रेफरेंस में लेते हैं। तो आपकी इससे रिवीजन भी अच्छी होगी कि आपने जो वर्ड 10 दिन पहले पढ़ा है तो वो आपको 10 दिन बाद भी वो वर्ड देखने को मिल सकता है, तो जिस कारण से आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी और रिवीजन भी होते रहेगी। दूसरी बात, मैंने आपका भी सेशन मैं देखता हूँ, उसमें मुझे लगता है कि आप भी वोकैब के जो कराते हो वो भी अच्छे रहते हैं, अच्छा सेशन रहता है। मेरा तो यही टारगेट रहता है कि पहले तो प्रीवियस ईयर पूरा रटवा दिया जाए, क्योंकि अगर पेपर भी रीडिंग करते हैं, हम भी बहुत सारा पढ़ते हैं एडिटोरियल्स, तो वहाँ का जो इडियम्स हो गया, जो वर्ड्स हो गया, पहले एक बार प्रीवियस का पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है ना। एक बार प्रीवियस का पकड़ बन गया, अब जो पहले मेरे पास रिसोर्सेस हम उसका यूज़ करेंगे ना। यही टारगेट तो हम लोगों का भी, सब लोग यही करता है ना कि पहले प्रीवियस ईयर का याद कर लो, उसको अच्छे से रिपीट कर लो, और उसके बाद जाके पेपर का वर्ड को भी कलेक्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। देखिए, अगर ऐसे भी अगर देखा जाए तो वोकैब में भी आपके अगर जितने हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वोकैब मेरे से अगर नहीं हो पा रहा है तो ज़्यादा वरीड होने की भी ज़रूरत नहीं है। वोकैब के अलावा भी आपके 25 क्वेश्चंस में वोकैब कितने, तीन हो गए, तीन या चार हो गए, चार पूछ रहे होंगे।
तो उतना ज़्यादा मैटर वो क्या मैं 3 या 4 में से आपको 2 तो आते ही होंगे उसमें, ऐसे ऐसा भी नहीं है। मतलब अगर आपको अगर प्रॉब्लम इसमें अगर हो रही है तो जितना हो सकता है आप उतना कर लीजिए। प्रीवियस ईयर में जितना एटलीस्ट वो तो कर ही हाँ, लीजिए। वो तो एकदम मस्ट है करना। अच्छा, ग्रामर की बात है, तो ग्रामर को लेकर पता नहीं स्टूडेंट कितना ज़्यादा कंफ्यूज है। तो मेरा कहना है कि 2 मार्क्स का कॉमन एरर, 2 मार्क्स का सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्योंकि हम CHSL को टारगेट रखते हुए ये इंटरव्यू करवा रहे हैं। तो हालांकि सीजीएल वाले को भी बेनिफिट मिल सकता है। तो 4 क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर से, तो ग्रामर के लिए बेस्ट तरीका और बेस्ट बुक क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप हमारे स्टूडेंट्स को? ग्रामर के लिए तो बस एक ही बुक है हमारा KD कैंपस का, नीतू सिंह का ग्रंथ है अपना, लिंक टू पारामाउंट। लिंक टू पारामाउंट। तो वही है कि उस बुक को रट जाइए। कितना बार रिवाइज किया होगा आपने? मैं डेली पढ़ता था। डेली पढ़ता था। ये ऐसा बुक सब है ना कि उसको डेली पढ़ना है। अच्छा, एक बात और कि फिर भी अगर जैसे होता होगा ना कि आज नाउन पढ़ लिए, कल प्रोनाउन पढ़ लिए, मेरा कंप्लीट हो गया, फिर कुछ नहीं है, आप कोई भी सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं। मतलब क्या है कि जैसे कि मतलब अगर कंप्लीट हो गया मेरा ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ऐसा तो नहीं ना कि आपने बुक रख दिया होगा। नहीं। आपका काम था कि डेली आपने बुक रख दिया तो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे मतलब वो फेड होती जाएगी। मतलब उसमें वो शार्पनेस नहीं रहेगी, वो शार्पनेस डेली पढ़ने की जरूरत है। वो डेली पढ़ने की जरूरत है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए पेपर तो हो ही गया। अब जीके की बात करते हैं। जीके में मतलब अभी पिछले 4 महीना में विश्वास नहीं होगा कि 4 महीना में 350 वीडियो जीके पे बना देखा है ना। तो भेजते भी रहते हैं लिंक। तो वहां पर क्या लगता है क्या कि कोई बच्चा अगर उतना पढ़ ले तो किसी को 30+ नहीं आएगा? 30-35 डेफिनेटली आना चाहिए। फिर भी आप अपने तरफ से क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? मैं आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो देख रहे हो वो तो देखो ही, अगर वीडियो से पढ़ रहे हो। उसके अलावा आप लोग लूसेंट पढ़ सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है वो पढ़ सकते हो। एक क्राउन पब्लिकेशन का भी पढ़ सकते हो, उसमें हिस्ट्री बहुत अच्छे से दिया हुआ। तो ये सब जो बुक्स है ये सब को आपको रेफरेंस ले सकते हो। बाकी जो वीडियो जो आप जो जैसे वीडियो कौन किस चैनल का वो भी तो बता दीजिए। हाँ, SSC क्रैकर्स का। तो इनके वीडियो मैं आप ही की बात कर रहा था कि मैं इनके भी वीडियोस में देखता हूँ, जो इसमें जो सेशंस जो होते हैं 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ये सब के जो सेशंस होते हैं, तो मुझे ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं मुझे ये सब। चलिए, ओवरऑल तो ये हो गया, हिस्ट्री हो गया, सॉरी जीके हो गया, मैथ्स हो गया, हम इंग्लिश के बारे रीजनिंग की भी बात कर ली है। अब मेन मुद्दा की बात करना है कि फाइनल कंक्लूजन क्या कहना है आपको मेरे चैनल के बारे में जब आप देखते हो तो, और आप क्यों देखते हो ये पहले बताओ। सबसे पहले तो मैं इसलिए देखता हूँ कि मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर होती है तो हमें क्यों नहीं देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो वो तो हमें देखना ही चाहिए। उससे आप कुछ भी अगर एक्स्ट्रा अगर सीख सकते हो तो वो सीखना चाहिए। गुड। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस उठ रहे हो, कैसा लगा सेशन, कैसा लगा मिलकर फ्रेंड से, और ये प्रॉमिस है कि जो भी अपने चैनल से जो भी जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उसका भी इंटरव्यू लिया जाएगा वो, और ये यहीं पर नहीं आ जाएगा। इस रूम का हम लोगों का पुराना इतिहास है। हम लोगों ने कितने साल बिताए इस रूम में? अराउंड 2-2.5 साल अच्छे से बिताया हम लोगों ने। उसके बाद तो फिर बेचारा ये चला गया। मैं यहीं पर, मेरे साथ क्या हुआ था उनके साथ में तो 2019 में आपको शायद बताया होगा इन्होंने या फिर पूरा तो बताया। एक सेशन आ गया था वहाँ पे भी डिलीट भी कर दिए, तो कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है लाइफ में। काफ़ी अनफॉर्चुनेट था लेकिन। हाँ, तो ये इसलिए हुआ ताकि एक दोस्त जॉब करे और दूसरा दोस्त जो है यहाँ पर बैठ के लोगों को गाइड करे, बस यही मोटिव था। भगवान का भी यही मर्जी था। ठीक है गाइस, कैसा लगा ये सेशन, कैसा लगा ये इंटरव्यू, कैसा लगा ये मेरे फ्रेंड से मिलकर, कैसा लगा आपको ये जो इनिशिएटिव था इंटरव्यू का, वो आप कॉमेंट करके जरूर बताना। मेरा पहला इंटरव्यू हो तो जो गलती होगा माफ़ कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।